हाय गाइस, मैं गीताली दास। मैं आज फिर से एक भाषा विज्ञान के ऊपर ही एक नया सा टॉपिक लेकर आप लोग के सामने आई हूँ। ये एक टॉपिक है भारतीय परिवार का परिचय और विशेषताएं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। भारतीय परिवार का परिचय और विशेषताएं। भारत से लेकर प्रायः पूरे यूरोप तक बोले जाने के कारण इस परिवार को भारतीय परिवार कहते हैं। विश्व की लगभग 46% आबादी इस परिवार की भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में स्वीकारती है। ये रही भारतीय परिवार का परिचय। क्योंकि भारत से लेकर यूरोप तक फैली होने के कारण ही इसे भारतीय परिवार कहते हैं। और इनकी आबादी कितनी है? 46% आबादी इस परिवार की भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में ही स्वीकारती है। और इसका क्षेत्र भी देखेंगे। यह एशिया में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, यूरोप में रूस, रोमानिया, फ्रांस, पोर्तुगाल, स्पेन, इंग्लैंड, जर्मनी आदि तथा अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के अनेक भागों में बोला जाता है। अर्थात इनका क्षेत्र बहुत विशाल है। ये याद रखना, ये लेकिन एग्जाम में आता है। और इनकी भाषाएं हैं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, प्राचीन, फ्रांसीसी, अवेस्ता, ग्रीक, लैटिन आदि ये प्राचीन भाषाएं हैं। और अंग्रेजी और आधुनिक के हैं अंग्रेजी, रूसी, जर्मनी, स्पेनी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, इतालवी, फारसी, हिंदी, बंगला, गुजराती और मराठी। ये है आधुनिक के। अभी हम देखेंगे महत्व। यह विश्व के बहुत बड़े भागों में बोला जाता है। 1 नंबर वो हो गया। 2 नंबर में है अन्य परिवार की तुलना में भाषाओं और बोलियों की संख्या बहुत अधिक है इनके। 3 नंबर है अन्य परिवारों की तुलना में साहित्य रचना के क्षेत्र बहुत विशाल है। साहित्य रचना भी भारतीय परिवार में ही अन्य परिवार की तुलना में बहुत जोर शोर से हुआ है। इस परिवार की भाषाओं और बोलियों का ही अध्ययन विश्लेषण विश्व में सर्वाधिक हुआ है। भाषा विज्ञान के विकास में इस परिवार की भाषाओं के विद्वानों पाणिनि, भर्तृहरि, सस्यूर, ब्लूमफील्ड, साम्स्की आदि ने ही सर्वाधिक कार्य किया है। हम जो अभी भाषा विज्ञान पढ़ रहे हैं, इनका अध्ययन भी इन्हीं परिवार में, मतलब विद्वान भी मतलब इन्हीं परिवार में से ही थे। इनके अभी बहुत सारे नाम हैं जो विवादास्पद है। ये नाम अभी देख लेते हैं। ये विश्व के बहुत बड़े इस परिवार का उचित नामकरण आरंभ से ही विवादास्पद रहा है। पहला है, इस परिवार को पहले इंडो जर्मनिक कहा गया था क्योंकि पूर्वी छोर पर भारतीय और पश्चिमी छोर पर जर्मनिक भाषाएं हैं, इसलिए इसे इंडो जर्मनिक कहा गया है। 2 नंबर में भौगोलिक दृष्टि से इंडो केल्टिक नाम ठीक था, लेकिन कुछ के संबंध में निश्चित चित्र खड़ा नहीं हुआ, इसलिए मतलब ये नाम भी कट हो गई। 3 नंबर में प्रारंभ में इसके बोलने वाले आर्य होने के कारण कोई इसे आर्य परिवार भी कहा गया था, लेकिन वो भी नाम अमान्य ही रही। 4 नंबर संस्कृत परिवार या सांस्कृतिक परिवार नाम को भी मान्यता नहीं मिली। 5 नंबर कॉकेशियन परिवार नाम भी नहीं चला। कोई उसे कॉकेशियन परिवार भी कहा मानने लगे थे, लेकिन ये नाम भी मतलब नहीं चला। 6 नंबर जफेटिक परिवार नामकरण पूर्णतः अवैज्ञानिक अतः अमान्य ही हुआ। 7 नंबर में भारतीय परिवार, यह नाम भी संतोषजनक नहीं है क्योंकि इस परिवार की शाखाएं भारत से लेकर यूरोप तक फैली है। पर यदि यही आधार मान लिया जाए तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बहुत से भागों में भी अब इस परिवार की भाषाओं का प्रचार हो रही है, तो ये सभी तो रह जाएगी। लेकिन फिर भी किसी अन्य अधिक उपयुक्त नाम के अभाव के कारण ये नाम ही भारतीय नाम ही दे सकना पड़ा और अभी भी इस नाम से काम चल रही है। तो नाम के बारे में हम लोग को पता ही चल गया, मतलब ये पता चला है कि 7 नामों के बाद ही मतलब
भारोपीय नाम अभी भी चल रही है। अभी आते हैं विशेषताओं पर। 1 नंबर, ये भाषाएं मूल रूप में श्लिष्ट योगात्मक है। 2 नंबर, इसमें योग प्रत्यय का प्रकृति से या संबंध तत्वों का अर्थ तत्व से प्रायः सेमेटिक या हेमेटिक परिवार या अंतर्मुखी न होकर बहिर्मुखी होता है। पिछले वीडियो में हमने बताया ही था कि कैसे संबंध तत्व का अर्थ तत्व से संबंध होता है। जैसे राम रावण बाण मारा, तो राम ने रावण को बाण से मारा, वही बात यहाँ बोल रहे हैं। 3 नंबर, तो अर्थ तत्व कौन कौन से हो गए? राम रावण बाण मारा। और संबंध तत्व कौन कौन से हो गए? ने को से, ये सब। अभी 3 नंबर, प्रत्यय जोड़े जाते हैं, उनके स्वतंत्र अर्थ का पता नहीं है। 1 2 के विषय में, जैसे अंग्रेजी में LY, तो उसका जोड़कर क्या होता है? मैनली। मतलब प्रत्यय जोड़े जाते हैं लेकिन उनका स्वतंत्र अर्थ पता ही नहीं चलता है। जैसे मैन होता है लेकिन मैन को मतलब मैनली बना दिया तो हो गया, और स्वतंत्र जो अर्थ था वो उसका लेकिन किसी को पता नहीं चलता है। 4 नंबर, भाषा योगात्मक से वियोगात्मक बनती जा रही है। फलस्वरूप परसर्ग तथा सहायक क्रिया आदि की प्रयोजन होती है। साथ ही कुछ भाषाएं स्थान प्रधान भी हो गई है। जैसे राम मोहन कहता है में राम को मोहन के स्थान पर और मोहन को राम के स्थान पर कर देने से अर्थ परिवर्तन हो जाता है। पर संस्कृत आदि प्राचीन भाषाओं में ऐसी नहीं होती थी। यहाँ लेकिन ये स्थान परिवर्तित हो जाने से मतलब उसका अर्थ भी परिवर्तित हो जाते हैं। 5 नंबर, प्रारंभ में उपसर्गों का संभवतः अभाव था। उन सर्गों के स्थान पर पूरे शब्दों का प्रयोग होता था। ये शब्द घिसते घिसते अपना स्वतंत्र अर्थ खो बैठे और बाद में उपसर्ग रह गए। जैसे विहार, आहार, परिहार आदि में वी, आ और ये परी आदि लगाकर किया गया है। पहले इसका अभाव था, वी, आ, परी, ये उपसर्ग ये सब अभाव था। लेकिन जब से ये इसका संयोग हो गए तो ये क्या हो गया, मतलब ये उपसर्ग ही बाद में उपसर्ग ही रह गए। स्वतंत्र जो अर्थ थे वो सभी खो बैठे। पहले जैसे हार है ना, इसको मतलब विहार, आहार, परिहार इन शब्दों में मतलब इसे बदल दिए गए। 6 नंबर, 3 लिंग, इनके मतलब 3 लिंग थे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। 3 वचन थे, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन, तथा 3 पुरुष, प्रथम, मध्य और उत्तम। लेकिन हम हिंदी में तो ऐसा नहीं है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ही है। वचन भी एकवचन और बहुवचन है ना, पुरुष। फिर 7 नंबर, धातुएं प्राय एकाक्षर है। धातु में जुड़े प्रत्यय कृदंत कहलाते हैं और कृत प्रत्ययों के साथ जुड़ने वाले तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। 8 नंबर, इस परिवार की एक प्रधान विशेषता यह है कि स्वर परिवर्तन संबंध तत्व संबंधी परिवर्तन हो जाता है। आरंभ में स्वराघात के कारण ऐसा हुआ होगा, स्वराघात के कारण स्वर परिवर्तन हो गया, और जब धीरे धीरे प्रत्ययों का लोप हो गया वे स्वर परिवर्तन ही संबंध परिवर्तन को भी स्पष्ट करने लगे। जैसे ड्रिंक का मतलब ड्रैंक का द्रांक, तो यहाँ आई, ए और यू में परिवर्तन हो गया। फिर 9 में है, क्रिया के फल भोक्ता के आधार पर 2 पद थे, अपने के लिए जहाँ फल भोक्ता स्वयं हो और दूसरे के लिए फल भोक्ता दूसरा होने पर। मतलब यहाँ क्रिया के फल भी 2 ही होते हैं, पहले अपने लिए और फिर दूसरे के लिए। अभी 10 नंबर में, संज्ञा, क्रिया और अव्यय पृथक पृथक थे। सर्वनाम और विशेषण संज्ञा शब्दों के
अंतर्गत थे। अव्ययों में भी रूप परिवर्तन होता था। 11 में सर्वनामों के रूपों में विविधता थी। 12 नंबर संज्ञा शब्द की 8 विभक्तियाँ थी। यह आजकल संस्कृत में भी है। 13 नंबर इस परिवार की भाषा में समास रचना की अद्भुत क्षमता है। पदों में समास करते समय विभक्तियों का लोप हो जाता है और समास द्वारा बने शब्द का अर्थ अलग हो जाता है। जैसे काशी नागरी प्रचारिणी सभा, अर्थात काशी की वो सभा जो नागरी का प्रचार करती है। तो वीडियो मैं यहाँ पर ही समाप्त करती हूँ। आई होप आप लोग को ये विशेषता समझ में आ गई होंगी, मतलब भारतीय परिवार का पूरा परिचय और विशेषताएं समझ में आ गई होंगी। तो आप लोग मेरे साथ इतने देर तक जुड़े रहने के कारण बहुत बहुत थैंक यू।